हेलो एंड गुड इवनिंग। हम हाजिर है एक शॉर्ट डिस्कशन लेके फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ का जो कंडक्ट किया गया कल 8 अप्रैल को एट मंत्रा कैरियर इंस्टीट्यूट। क्वेश्चंस हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा था वो हमने लिया है। कोई बहुत सिंपल था एकदम तो उसको हटा दिए हैं, जो बिल्कुल सिंपल फार्मूला पे हो इस तरह की, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सके। नीट का एग्ज़ाम सामने है। चलिए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पावर का वेरिएशन दे रहा है टाइम के साथ और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अरे बाबा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, dW। और पावर और वर्क डन यानी एनर्जी बाय टाइम, ये पावर है, तो इसलिए dW बेसिकली dW निकालना है आपको, ठीक। P dt के साथ कर दीजिए, इंटीग्रेट करना है। टाइम कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड, तो 0 से 2, 0 से 2। P का वैल्यू दिया हुआ है t² t dt, 0 से 2, ठीक है ना, एकदम सिंपल। अंदर ले जाइए, t² dt, t dt कर दीजिए इंटीग्रेट, 0 से 2, 0 से 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाला है, ज़रा पढ़ा जाए। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है एम भी ऑफ ए सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 0। देखिए, लीनियर मोमेंटम अगर कई सिस्टम का ले रहे हैं तो उनका जो इफेक्टिव है वो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है VCM और टोटल मास, क्या यही है? हाँ, यही है। तो अब देखिए, सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा वो चल रहा होगा, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, और खुद तो आप इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये होगा लीनियर मोमेंटम। कह रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, आप खुद उसी सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो सेंटर ऑफ मास खुद उसी पे चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा सेम। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसी फ्रेम में पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा, तो मामला 0 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? 0 करेक्ट है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये होता, ये कुछ नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ले लिया कि आप उसी पे जाके बैठ गए, तब बोलिए क्या है, तो अरे तो रेस्ट में है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता तो इतना होता, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है तो 0 है। चलिए, तो करेक्ट है। आगे है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मे चेंज। हाँ, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगा, मतलब पहले से रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा तो पोजीशन चेंज होगा ना। तो हाँ, मे चेंज, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है तो, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि वो रेस्ट में था तो रेस्ट में होगा। तो ये मे चेंज कह रहा है, तो करेक्ट हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है। इसमें एक्सप्लेनेशन का मामला कहाँ यहाँ है? एक्सप्लेनेशन की बात करता तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्वेश्चन में इधर देखूँ, शाइनिंग हो जाता है उधर, इक्वल टू थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। देखिए, 2 ऑर्गन पाइप में कंपेयर कर रहा है, तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसका जो फंडामेंटल है वो λ/4 से इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है ना। L बराबर λ/4 होगा, या 3 λ/4 होगा, या 5 λ/4 होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये ज़रा देखिए, यहाँ पे 1, ये 3, ये 5, तो इसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाँ, तो आइए
मैंने कलर चेंज कर लिया थोड़ा सा, ये कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये मामला है। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या मामला होगा, तो पता चला कि इसमें कुछ इस तरह का फिगर बन रहा होता है। इसमें ये λ/4 है, वो λ/2 है, क्योंकि λ/4 नीचे तो यहाँ पे जो है L बराबर होगा, तो पहला λ/2 मिलेगा, दूसरा 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2, इस तरह की चीज़ें मिलता जाएगा कि L बराबर ये सब होगा। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये आप ध्यान रखिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। इसमें 1 3 5 मौजूद होगा λ/4 का, और उसमें 1 2 3 4 सब मौजूद होगा, मतलब इवन और ऑड सब मौजूद होगा। ठीक, याद रखिए पहले को फंडामेंटल मोड कहेंगे, फंडामेंटल मोड, ठीक है ना। दूसरे को फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, जो दूसरा सुनाई देगा। तो दोनों में ये बात लागू होगा, तो ये फंडामेंटल है तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, इस तरह से। ठीक, हार्मोनिक कहेगा तो ये जो मैंने गोल गोल घेर रखा है यही, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, और ये फिफ्थ हार्मोनिक है। ठीक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे हार्मोनिक मौजूद है इसमें। क्लियर, इस तरह की बात जब ध्यान में रखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ द क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल है वो थर्ड ओवरटोन से, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे जाके मिल रहा है। ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 40, यहाँ का L बराबर 40 दे रहा है, तो लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप कह रहा है, तो इसका देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ का जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर V/λ, ठीक है ना, V/λ, क्योंकि V बराबर फ्रीक्वेंसी λ होता है। तो जल्दी से कीजिए, V λ बराबर हो जाएगा 4L, दिख रहा है, तो 4L। और ये फेमस बात है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L होता है, कुछ लोग यहीं से याद रखते हैं, आप भी याद रख सकते हैं। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है इसके चौथे से। तो यहाँ पे आइए, यहाँ का जो V4 है ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये न्यू 4E वेलोसिटी बाई λ, तो यहाँ पे λ/2 × 4, ठीक है, बराबर 40 है। लेंथ तो 40 है, वो किसी में भी डालिएगा तो 40 डालना होगा। तो जल्दी से λ बराबर आ जाइए 80/4, 80/4 का मतलब 20, सही जा रहे हैं। ठीक, और ये दोनों है बराबर, ये दोनों हैं बराबर, तो इनको इक्वेट कर दीजिए जल्दी से। V/4L बराबर V/20, V से V काटिए, L बराबर 20/4 इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मोड का ध्यान रखें, कौन कौन ओपन में क्लोज्ड में मिल रहा है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग वीडियो जहाँ ज़रूरत पड़े पॉज करके पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि दो चार्ज रखा हुआ है, लेकिन पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इन दोनों के आपस का फील्ड है, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सटर्नल फील्ड में ये दोनों अपनी अपनी जगह बैठा हुआ है, तो अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी, सभी को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। चलिए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जगह पे पोटेंशियल V है, तो मतलब यूनिट चार्ज को काम करने में इन्फिनिटी से वहाँ तक वही एनर्जी लगता है यूनिट को, और Q1 दिया हुआ है तो Q1 ये हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा Q2 V2। ठीक, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है, और इनका अपना क्या है, तो वो हो जाएगा
अगर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट दे तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट आप भी लिखिए, और Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R, इनको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक, सॉलिड स्फीयर सेम मटेरियल है, बट हैविंग मास अलग अलग दिया हुआ है, ड्रॉप साइमल्टेनियसली एक साथ गिराया गया, विस्कस रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, तो आप जानते हैं, ठीक है, स्टोक्स लॉ जो है वो कहता है कि जो फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी है। तो चलिए पहले वाले में m है तो जाहिर सी बात है फोर्स होगा mg, तो 6 पाई ईटा आर आर। अब देखिए सेम मटेरियल है, एगो m है एगो 8m है, तो रेडियस अलग अलग होने जा रहा है। तो जल्दी से अगर उसको r लिखें, m वाले को r लिखे हैं, तो 8m वाले का क्या हो जाएगा हम लोग निकालें। तो पहले वाले का तो mg 6 पाई ईटा आर v1, दूसरे वाले का 8mg पहले यहाँ लिख ले 6 पाई ईटा, और इसका r क्या होगा हम लोग निकाला जाए, ठीक है ना। सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम होगा, तो मास बराबर रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो m बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 8m बराबर रो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब डिवाइड कर देंगे, सब काट देंगे, 1/8 बराबर आर क्यूब बाई आर डैश क्यूब। और आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे 2⁻³ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पता चल गया कि ये रेडियस 2 गुना हो रहा है, तो जल्दी से यहीं पे लिख दिया जाए 2r, और इसका टर्मिनल वेलोसिटी v2 डिवाइड कर दीजिए, v1/v2 पूछ रहा है, बाकी सब कटने जा रहा है, ठीक है, सब कटने जा रहा है, 2 से ये करेगा 1/4 आंसर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है जो सीधे एरर है वो डिवाइड किसी चीज़ से नहीं होगा, मल्टीप्लाई किसी चीज़ से नहीं होगा। तो आप एरर उनके आप डिफरेंस में निकाले तब, या उनके एडिशन में निकाले तब, जोड़ रहे हैं तब, गलती हमेशा जुड़ती है, ठीक है ना। गलती जुड़ती है मतलब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्टेटमेंट है, देखा जाए। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विथ एयर, पाइप है, एयर से फिल्ड है, और पिस्टन से उसको अप डाउन दबाया जा सकता है। ये पिस्टन है, अगर यहाँ से इसको प्रेस कर रहे हैं तो एयर में ट्रांसवर्स वेव नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है ना। कहाँ गया ये वाला स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखा जाए, a volume element of air can oscillate in the direction parallel to the direction। हाँ, अगर एयर ले रहे हैं तो उसमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि इनका अपना वॉल्यूम या अपना पार्टिकल हमेशा उस तरफ में ऑसिलेट करेगा, खुद जिधर वेव जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बर्नौली थ्योरम पे क्वेश्चन है, ठीक है, हवाई जहाज का उड़ना, ठीक। तो पंख के ऊपर का प्रेशर कम और नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ऐसा कैसे हुआ? तो पंख के क्रॉस सेक्शन में आप देखिएगा तो कुछ इस तरह का बनाया रहता है। तो एयर जो इधर से आया वो ऐसे घूम के इधर आया, यहाँ से आया वो सीधा आया, तो ऊपर वाला एयर ज़्यादा दूरी तय किया, ठीक है ना। तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसी टाइम में ज़्यादा दूरी तय किया तो स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर कम होगा। तो ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज़्यादा, इसलिए नेट प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और यही प्रेशर हवाई जहाज़ को उठा देगा ऊपर, ठीक है ना।
तो कुछ नहीं, ये आप कहेंगे कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना चाहिए, तो जितना उसका वेट है उसको उठाने के लिए चाहिए, तो P इंटू ए बराबर F, और F क्या है, तो mg। बात खत्म। देख लीजिए क्या क्या दे रहा है, मास दे दिया, ठीक है, टोटल विंग एरिया दे दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक विंग का एरिया अगर दिए रहता तो 2 विंग होता है हवाई जहाज़ में, दोनों को जोड़ देते, तो वो सब है नहीं। फ्लाइट का स्पीड दे रहा है, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स, प्रेशर डिफरेंस ही पूछ रहा है, ठीक है, तो इसलिए P बराबर mg बाई ए। वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, m और a सब दिया हुआ है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लीनियर मोमेंटम of a body changes when it is moving with constant speed in a circle। देखिए लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, तो बॉडी का हर जगह, यहाँ पे m भी इधर है, यहाँ m भी इधर है, इधर m भी इधर है, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज, तो करेक्ट है, करेक्ट है पहला वाला। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, अरे वेलोसिटी चेंज होता है तभी तो मोमेंटम चेंज होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। देखिए एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल पर 0 होगा, क्योंकि साइन या कॉस दोनों में ही आप AC को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एवरेज 0 आएगा पूरे साइकिल का, लेकिन हाफ साइकिल का ये आता है। तो इसलिए कई बार आपको एवरेज वैल्यू बोलता है सीधे बताइए, तो आप यही बोल देते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल का ही निकाला जाता है। लेकिन जब साफ साफ बोल दे कि कंप्लीट साइकिल का बताइए, तो 0 कर देंगे। तो ये है हाफ साइकिल का, ये हाफ साइकिल का है। फुल साइकिल का 0 होगा, क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव, तो हाफ साइकिल निगेटिव, ठीक है। बॉडी जो है 200 न्यूटन सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अंदर की तरफ ले रहा है, ठीक है ना, तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। सेंटर पे कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ पे 0, ठीक है, सरफेस पे 200 न्यूटन, और है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना दूरी करते जाएंगे, जितना पार्ट में उतना ही पार्ट इसका आते जाएगा, तो आधा बोल रहा है तो आधा 100 हो जाएगा, आंसर यहीं पे निकल गया। एनीवेज वो जो फॉर्मूला है कि G बराबर G डैश, ठीक है ना, G इफेक्टिव, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो G इफेक्टिव है अगर उसको आप G डैश बोल रहे हैं, तो G 1 माइनस डेप्थ बाई रेडियस। ये हर जगह वैलिड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरफेस के बाहर वाला जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे 2h/r आता है, वो केवल तब वैलिड है, ध्यान रखिएगा, जब जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तब। लेकिन अंदर वाला ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड हो जाता है, ठीक। तो आप इस पे भी डालेंगे तो आ जाएगा। द वर्क फंक्शंस ऑफ 2 मेटल्स दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन नंबर 18 में 2.75 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, इफ दीज आर इरेडिएटेड बाई फोटोन्स ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मारा, मैक्सिमम मोमेंटा, अरे आप के मैक्स लिखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब उसी को मोमेंटम के फॉर्म में लिख दीजिए, एमिटेड रिफ्लेक्टिवली बाय देम विल बी, तो कुछ नहीं। देखिए पहले वाले को 3 से मारा, वो 2.75 खा गया, बाकी लेके भागा के मैक्स, तो के मैक्स को आप लिखेंगे p²/2m, ठीक। फिर दूसरे वाले को 3 से मारा, 2 वो खा गया, और अगर ये P1 था तो ये P2 का स्क्वायर/2m, दिख रहा होगा, सब हो जाएगा कट कुट, ठीक, P1/P2 निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर लाएंगे घटा दीजिएगा, इसको इधर लाएंगे घटा दीजिएगा, और उसके बाद कट कुट कर दीजिए। तो
ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का, ये वर्क फंक्शन के बगल में के मैक्स लिखिए तब, के मैक्स लिखिए तब हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिखिए तब, स्टॉपिंग पोटेंशियल की भाषा में ई वी नॉट लिखिए तब, और मोमेंटम की भाषा में पी स्क्वायर बाई 2m लिखिए तब। देख रहे हैं ना, इतनी सारी बातें हो सकती है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जो भागा क्वेश्चन नंबर 19 में रेसिस्टर दे दिया, इंडक्टेंस इतना हेनरी, सीरीज इन एसी सोर्स विच इज गिवन बाय इतना, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ये सिंपल ही लिया जाएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दे दिया 500 ओम, ये जो आर है, इधर में ओमेगा एल निकाल लेंगे आप, ओमेगा इक्वेशन से उठा लेंगे, ओमेगा दिख रहा है 1000 है, एल का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 0.5 है, अरे अभी ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 500 आएगा, तो 500 ये 500 और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा उनका रिजल्टेंट जेड, ठीक, 500 √2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेंस के कुछ खराबियों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 22, इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू ब्रिंग द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट ईच। आप जानते हैं कि लेंस पे जितने भी रेज आएंगे वो सब को आके यहीं पे मिलना है, जिसको कि आप फोकस कहते हैं, लेकिन अलग ये नहीं वहाँ फोकस कर पा रहा है, ठीक है। तब इसका क्या प्रॉब्लम है? तो इसका यही प्रॉब्लम है कि इसके अलग अलग क्षेत्र का, लेंस के अलग अलग क्षेत्र का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो ये जो है हाँ, तो अलग अलग होने की वजह से क्या होगा कि किसी को यहीं मिला दे रहा है, किसी को आगे मिला रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसके वजह से अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसलिए नाम क्या है? क्रोमैटिक एबेरेशन। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, जो लेंस है ना वो टेढ़ टाढ़ हो गया, लेंस डिस्टॉर्टेड हो गया, इसमें लेंस का जो है डिस्टॉर्टेड हो गया, टेढ़ टाढ़ हो गया, अचक पचक गया, ठीक है ना। स्फेरिकल एबेरेशन में क्या है कि लेंस अगर बहुत मोटा लेंस हो गया, ऐसा स्फेरिकल एबेरेशन, तो ये सब अगर इनका जो क्या कहते हैं कर्वेचर है वो सही नहीं है, ठीक, उसके वजह से कर्वेचर की गड़बड़ी, ठीक। आप कहेंगे सर ये मिलता जुलता है एस्टिग्मेटिज्म से, हाँ, लेकिन इसमें अलग अलग बात का अलग अलग है। इसमें कर्वेचर जो है वो क्या कहते हैं एकदम ज्योमेट्रिकल तरीके से नहीं होगा, तो स्फेरिकल एबेरेशन होगा। उसी का एक और कहा जाता है कि लेंस अगर बहुत आप मोटा बना दिए, तो ये जो आप कह रहे थे कि सब एक जगह मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी ये मोटा बना दिए तो पास वाला अलग बिहेव करेगा, दूर वाला अलग बिहेव करेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसमें स्फेरिकल एबेरेशन कह देंगे, स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक। डिस्पर्सन कुछ नहीं, लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाना। फॉर एग्जांपल वाइट लाइट है, वो डिफरेंट कलर्स में टूट जाएगा, इस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 हमने ले रखा है। ये बात मशहूर है कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर फील्ड में, इस फील्ड में बाहर से प्रोजेक्ट किए हैं तो स्फेरिक सर्कुलर पाथ में आएगा और फिर यहाँ निकल जाएगा।
पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। एनीवेज ये तो सर्कुलर पाथ का रहा है, तो अंदर में जितना देर है सर्कुलर पाथ है तो ये बिल्कुल सही हो गया। एक्सेलरेशन तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कभी नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो सिर्फ डायरेक्शन बदल देगा, ठीक है, एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सवाल ही नहीं उठता है। ध्यान रखिए मैंने जो बोला एक्सेलरेशन कभी नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 रहेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये नहीं लिखा है कि कौन वाला एक्सेलरेशन, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम सही मानेंगे, तो आगे गड़बड़ कर दिया, स्ट्रेट लाइन बोल दिया, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक। इट्स मोमेंटम चेंजेज, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन वाला बात हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा, डेल्टा भी जो है वो है, उसमें चेंज 0। ओके, तो बोथ 2 and 3। इंड्यूस्ड ईएमएफ दे दिया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ध्यान रखिए कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया जाता है, ठीक है, d∅/dt से। चार्ज की बात अगर कर देगा तो करंट जो है ये खुद dq/dt होता है, 1/r d∅/dt होता है, dt से dt काट दीजिए, तो चार्ज जो पास करता है ये इंडिपेंडेंट होता है टाइम के, ठीक, तो ये चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर होता है, बात खत्म, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ईएमएफ देके द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स इज, ठीक है ना। तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लेंगे फर्स्ट 2 सेकेंड में, ठीक है ना। ईएमएफ देके t+1 दे के ईएमएफ, और ये d∅/dt कर रहा है, ठीक है ना। तो d∅ बराबर t+1 dt, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, चेंज इन फ्लक्स निकल जाएगा फर्स्ट 2 सेकेंड का, ठीक है ना। फर्स्ट 2 सेकेंड्स का इधर में 0 to 2 लिखेंगे और इधर में 0 to 5 लिखेंगे, और 5 - 0 चेंज फ्लक्स होगा, अंदर लाइए, इंटीग्रेट कीजिए और उसको लाके यहाँ डालिए और रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो 2 कॉन्सेप्ट को मिला रखा है, कुछ नहीं, ईएमएफ के हिसाब से पहले आपको चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए कह रहा है, और चेंज इन फ्लक्स निकाल के रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो चार्ज जो पास हुआ है वो निकल जाएगा। गैल्वेनोमीटर है क्वेश्चन नंबर 26 में, गैल्वेनो का रेसिस्टेंस भी दे रहा है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है 1 मिलीमीटर पे, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में अगर 1 मिली एम्पियर करंट देते हैं तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। इसका सीधा मतलब है कि ये इससे ज़्यादा करंट नहीं नाप सकता है, इसका सीधा मतलब है, ठीक है ना। और 10/9 ओम जो है ये 10 ओम का था, 10/9 ओम अगर पैरेलल में जोड़ा गया जिसको कि शंट कहते हैं, तो ये कितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट बता सकता है, तो आप जोड़ लीजिए 10/9 ओम, तो ये कितना नाप सकता है, तो देख लीजिए यही वाला करंट है जिसको ये नाप के बता सकता है। इसको 1 मिली एम्पियर ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे कि इधर से कितना जाएगा, ठीक। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब इधर से V बराबर IR करे तब, और इधर से V बराबर करे, दोनों को आना होगा सेम, ठीक है ना। तो यहाँ का करंट निकल जाएगा, यहाँ का करंट निकलते ही दोनों करंट को जोड़ देंगे, टोटल करंट निकल जाएगा। वही कह रहा है कि टोटल करंट कितना तक नाप सकता है ये। तो आइए इक्वेशन लिखिए, I × 10/9 इज इक्वल टू है, इधर से
1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, इंटू 10। तो इसलिए I का वैल्यू 10 इंटू 9/10 बराबर 9 मिली एम्पियर। तो इधर से जा रहा है 9 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो ये नाप सकता है 10 मिली एम्पियर तक को। क्वेश्चन नंबर 28, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए स्पेस दिया हुआ है, सराउंडिंग ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई, फोर्स के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बाई जो कुछ चार्ज है उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, F बराबर क्यू ई होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन dv बाई dx I में, ठीक, dv बाई dy j में, dv बाई dz k में, और ये सब निगेटिव होने जा रहा है इसलिए बाहर आप ले लेते हैं, ठीक। तो आप इनका एक बार dv बाई dx कीजिए I, एक बार ठीक है। चलिए आइए इधर a बाई dx करेंगे तो yz बच जाएगा, ठीक है। तो yz I, ठीक, y करेंगे तो xz बच जाएगा, z से लेंगे अगर तो xy बच जाएगा। तो i j k में ये मामला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना। फोर्स पूछ रहा है तब फोर्स बराबर q इंटू ई आएगा, ठीक है। तो x y z सबका डालिए और देख लीजिए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उतना को q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़रा देखिए, तो I में 1 है तो yz ये 0 है। अब देखिए तो हमेशा कोई ना कोई 0 है। आप देखिए यहाँ पे x 1 लेंगे तो फिर z 0 है, ये तो पहले ही से 0 है। ये इसमें x को 1 लेंगे तो फिर y 0 है। तो ये सब में 0 0 0, अरे 0 को कुछ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 आ गया। अब देखिए, ठीक, आप ये वैल्यू x y z का आप डाल के देखेंगे सब में बारी बारी से, देखिए आप, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 आ जाएगा। तो तब तो फोर्स सीधे पूरा ही 0 हो गया। वो कितना कूलम है उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 में चार्ज, देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ग्रेविटेशन में मास सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ भी चार्ज सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। और जैसे वहाँ पे बोले थे कि फील्ड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंदर, तो इसमें भी अंदर में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे, अंदर से ले रहे हैं छोटा वाला r और पूरा रेडियस है कैपिटल R, ठीक। तो लास्ट में कह रहा है किसके किसके बीच, कुछ रेशियो की बात कर रहा है। देन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ये मैक्सिमम होगा, तो ई सरफेस ये प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे, ठीक है, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर विल बी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो एट द सरफेस ये 1/R का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इन साइड में कहीं पर लेते हैं, इन साइड में लेते हैं तो ये आता है छोटे वाले r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डिवाइडेड बाई बड़ा वाला r। एनीवेज अंदर वाले डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मशहूर है। बड़ा वाला r इज ए कांस्टेंट,
रेडियस जो दिया हुआ है इट इज़ अ कांस्टेंट, अंदर वाला छोटा आर जो है ये वैरी कर रहा है। एनीवेज इनका रेशियो ले लीजिए, ठीक। तो रेशियो लेंगे तो देखिए एक आर से ये आर कट जाएगा, ठीक, नीचे में आ जाएगा ये आर से ये आर कट जाएगा, ठीक है ना। तो काट दीजिए, कट रहा है ना, हाँ सही तो है, कट रहा है। तो नीचे में आ गया आर, तो देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट। तो ये वाला आर भी नीचे आ जाएगा ना, ऐसे कैसे होगा। चलिए थोड़ा सा निकाल देते हैं, लेकिन आगे आप याद रखिएगा इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निकालते हैं कैसे, तो गॉस लॉ से तो अंदर में जो आप गॉस लॉ से आप E डॉट ए लिखेंगे, जब E डॉट ए लिखेंगे, जब जल्दी से E डॉट ए ये 1/ε0 Q इनसाइड आएगा, ठीक है ना, Q इनसाइड। अब Q इनसाइड कितना होगा, तो ये पूरे वॉल्यूम पे Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है। और अंदर में अगर x पे आप काट रहे हैं, यहाँ पे छोटा वाला r दे रहा है, चलिए हमने उसको r ले लिया, तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो q इनसाइड आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये q इनसाइड है, ठीक, 4/3 काट दीजिए, ठीक, q r क्यूब बाई नीचे में कैपिटल R क्यूब, यही q इनसाइड है। तो चलिए लिखा जाए E डॉट ए 1/ε0 Q इनसाइड जो है ये Q R क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। फिर से एरिया जहाँ पे आप काटे हैं गॉसियन सरफेस, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर छोटा वाला इज इक्वल टू 1/ε0 Q R क्यूब बाई R क्यूब, ठीक जा रहे हैं। ये वाला R स्क्वायर से उसको काट दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बराबर हो जाएगा, ये 4 पाई नीचे आएगा तो 4/ε0, ठीक, Q एगो ऊपर में R बचेगा, नीचे में R क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया। सरफेस का तो फिक्स होता है, सरफेस का कितना होगा, तो E सरफेस 1/4πε0, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो ES बाई, ठीक, ES बाई E इनसाइड पूछ रहा है। अब जो हम समझाने वाली बात कर रहे थे कि इस तरह से कभी रेशियो दे, तो एक तो पहले आप याद रखिएगा हमेशा कि अंदर वाले डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेशियो बोले तो ये पूरा याद रखिए, R का रेशियो तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो R/R क्यूब आ जाता है नीचे, ठीक। एनीवेज चलिए देखा जाए, सरफेस वाला जो हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन जो है वो काट दीजिए, क्यूब सब काट दीजिए, तो ऊपर में वहाँ है 1/ सरफेस वाला R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर काटने के बाद, और इनका जो है छोटका R बाई बड़का R का क्यूब, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप ध्यान रखेंगे तो सीधे यहाँ पे आने लगेंगे आप, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। अब काट कूट कर दीजिए, देखिए ये हो गया 1/ छोटा r बाई एगो बच जाएगा बड़ा वाला r, ये बड़ा वाला r ऊपर चला जाएगा, छोटा वाला r नीचे रह जाएगा, आंसर, ठीक।
तो बड़ा वाला आर ऊपर आ रहा है, छोटा वाला आर नीचे आ रहा है, रेशियो ले रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 30, इंडक्टर है, रिएक्टेंस दे दिया, एंड रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस दे दिया, सीरीज में जोड़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द पावर फैक्टर, कुछ नहीं, आप ये जो एंगल निकालते हैं आर, तब इधर ओमेगा एल ले सकते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप होता तो इधर वी आर तो इधर वी एल लेते, वॉट एवर, जैसे भी लीजिए, मामला इसी तरह का आएगा और ये एंगल फाई होगा। जैसे ही आप फाई निकालेंगे, ये देखिए ये जेड है, तो कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। आर दिया हुआ है, जेड कैसे निकाल लेंगे, तो लीजिए ये एक्स एल है, एक्स एल है, तो जेड हो जाएगा आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। दे रहा है, आर भी दे रहा है, एक्स एल भी दे रहा है, निकाल लेंगे, यही है पावर फैक्टर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि मटेरियल के अंदर जो बी नेट आता है, ये म्यू नॉट एच प्लस आई होता है, ठीक। ये फिर जो आई है, ये खुद ही ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है, तो इसलिए म्यू नॉट एच बाहर ले लिए तो 1 प्लस ये जीटा पढ़ते हैं अक्सर, काई भी कभी कभी पढ़ते हैं, पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक में इसको जीटा कहते हैं। एनीवेज, आप एक काम करें, एच को बाहर ले, तो यहाँ पे 1 प्लस जीटा एच, ये देखिए बी बराबर म्यू इंटू एच आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यू नॉट है, तो ये म्यू आर है एच, और म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके लिए लिया है, 1 प्लस जीटा के लिए लाया, ध्यान रखिए, ठीक, काम का रिलेशन है ये। जैसे ही ये बात आई तो देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो जीटा है वो निगेटिव होता है, क्योंकि वो रिपेल्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और बाहर की तरफ करने लगता है, ठीक, तो इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है, मतलब एक तो कम होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव होती है पहले समझिए, और बाकी कम होती है, ये याद रखिए ये बात। तो डायामैग्नेटिक का और ससेप्टिबिलिटी पता रहेगा, ये जीटा, तो 1 प्लस ये कर देंगे, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की भी बात कर देंगे। आगे आते हैं, पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, फेरोमैग्नेटिक का भी पॉजिटिव होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक का कुछ बड़ा होता है, ठीक है, 2 4 5 हो गया, बहुत हो गया, लेकिन फेरोमैग्नेटिक का सैकड़ों टाइम्स, कभी कभी 1000 टाइम्स, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ जाता है। तो देखिए उधर एक में तो जीटा में दे रहा है, तो जीटा पे क्या कमेंट कर रहा है, इज पॉजिटिव बट स्मॉल, किसका करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक का, ठीक है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हैं ना, अरे ससेप्टिबिलिटी 1000 में जाने लगता है, तो म्यू आर 1000 प्लस 1 वो भी तो 1000 में रहेगा, तो 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और डायामैग्नेटिक का, ठीक, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव ही होता है, ठीक, तो निगेटिव होगा का मतलब है कि 1 में से कुछ घटेगा, 1 में से कुछ घटेगा तो वो लेस देन 1 होगा, दिखा, ओके, ठीक, और 0 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में होराइजन प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ थ्योरेटिकल बातें कह रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट
हाँ, ये तो एकदम ठीक बात है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है एकदम ये। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज। हाँ, तेजी से ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे होते होते रुक जाएगा, फिर तेज होगा एंड देन इंक्रीजेज, उसका मैग्नीट्यूड के साथ यही होगा। बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन तो जी ही है भाई, पूरे रास्ते जी ही है। मासलेस स्प्रिंग है 33 में, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। नाउ स्टेज फर्दर, पहले वाई है तब एनर्जी ई है, तो आप कहेंगे एनर्जी ई बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई दिया है तो ठीक है, वाई स्क्वायर। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ, इट इज़ नाउ स्टेज फर्दर फ्रॉम वाई टू 3y जा रहा है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ई क्या होगा, तो फाइनल जा रहा है 3y का स्क्वायर और उसके पहले पड़ा हुआ है y के स्क्वायर पे, तो ये होगा डेल्टा ई, और इससे पहले वाले का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो 2/1 पूछ रहा है, कर दीजिए, ठक 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 काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ देखिए, आमतौर पे एंड करेक्शन पे क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप जानें। तो देखिए, जो ऑर्गन पाइप्स हैं, ऑर्गन पाइप हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो आप कहेंगे कि जो ओपन एंड है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ठीक है ना, और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, यही आप कहते हैं। तो ये जो ओपन एंड पे बनता है ना, ठीक, मैंने सेकंड वाला ले लिया है, आप फर्स्ट वाला ही ले लीजिए। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर बनता है, ठीक, मोमेंटम से थोड़ा सा ऊपर तक एयर। तो जो इफेक्टिव लेंथ है ना, जो आप L बराबर यहाँ पे λ/4 लिख देते हैं, ये एक्चुअल में L प्लस, अगर वो थोड़ा सा जो बढ़ रहा था उसको हम E नाम दे दे, E सिंबल दे दे, नाम देते हैं उसको एंड करेक्शन। क्या बोले? एंड करेक्शन। तो एक्चुअल में ये होता है, जब तक बोला ना जाए आप E को 0 लेते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है L प्लस E बराबर, जो लिखना है लिखिए, ठीक है ना। और एक बार ये जो E आ गया एंड करेक्शन, इसका रिश्ता रेडियस से होता है, कितना? 0.6R। एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.6 इंटू रेडियस। ये दो इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखिए ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पानी भर भर के करते जाते हैं, मतलब एक तरफ से क्लोज ही लेना है। आप रेजोनेंस कॉलम में कभी ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों तरफ से एंड है तो पानी कैसे भरेंगे, गिर जाएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस अकर्स 24 पे या और 27 पे हो रहा है। तो चलिए, पहला हो रहा है तो L क्या कहते हैं, L1 जो जिस पे हो रहा है तो प्लस E हो रहा है, और ये पहला क्लोज्ड में तो λ/4 पे ही हो जाता है, ठीक। दूसरा कितने पे हो रहा है, देखिए 72.6 पे, ये 24 है, ये 72, अभी मैं L2 लिख दे रहा हूँ, प्लस एंड करेक्शन। और दूसरा कब होता है तो आप जानते हैं, इसमें λ/4 के बाद 3 λ/4 मिलता है, ये 1 λ/4, तो ये 3 λ/4 आज ही पढ़ाए हैं। तीसरा मिलेगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ठीक। एनीवेज, आप क्या कीजिए कि इसमें से पहले इक्वेशन को घटा दीजिए, तो L2 माइनस L1 ये दोनों कट जाएगा। कुछ ऐसा कीजिए ताकि पहले लेमडा निकाल ले आप, तब एंड करेक्शन निकलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसे ही कट गया, ये 3 λ/4 में से λ/4 घटाया तो ये 75 मतलब 0.75 हो गया, ठीक, और वो 0.25 हो गया, तो ये 0.5 बच जाएगा, मतलब λ/2 बच जाएगा। L2 और L1 दिया हुआ है 72.6 माइनस 24 बराबर λ/2। जल्दी आइए, लेमडा बराबर 24 या 72, 48.6,
48.6 इंटू 2 कर दीजिए, 96 क्षेत्र 12, 97.2 सेंटीमीटर। लेमडा निकल गया, लेमडा निकल गया। ठीक, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में डालें और एंड करेक्शन निकाल ले। इसमें डालें तब इसमें पहले वाले में डाल लेंगे, ठीक है ना, इसको इसमें डाल देंगे और तब देखेंगे एंड करेक्शन क्या है। ठीक, 24 प्लस ई बराबर लेमडा 97.2/4, ठीक है ना। ई बराबर 97.2/4 कीजिए तो आप देखिए इसका आधा 48.6 था ना, उसका फिर आधा कीजिए तो 24.3 आएगा। तो 24.3 माइनस 24 बराबर 0.3। एंड करेक्शन आ गया 0.3 और एंड करेक्शन बराबर 0.6 आर होता है, इसलिए आर बराबर ई बाई 0.6। ई आया है 0.3, ये बाई 0.6, 1/2। तो 2-3 कॉन्सेप्ट को इसमें मिला दिया है। एक तो आप ये हार्मोनिक्स को आप समझते हैं कि नहीं, वो तो मोस्ट बेसिक है। एंड करेक्शन के साथ कैसे आपको इक्वेशन लिखना है ये सीखा गया। एंड करेक्शन का रिश्ता रेडियस से है ये सीखा गया। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, under minimum deviation condition for a laboratory prism of A, if a ray of light is incident, हाँ दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल दे दिया रिफ्रैक्टिव सरफेस का, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द प्रिज्म विल बी। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया है कि एंगल ऑफ इमरजेंस ना पूछ के एंगल ऑफ इमरजेंस ना पूछ के थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। आप जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये वाला नॉर्मल से इधर एंगल ऑफ इमरजेंस को कई बार ई से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या थीटा दे देते हैं, वो पूछ रहा है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि डेविएशन में ये I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 अंडर ब्रैकेट। ये R1 R2 क्या है, तो ये रहा R1, ये रहा R2, ठीक। ये है डेविएशन, ध्यान रखिएगा डेविएशन। और इसमें फॉर मिनिमम डेविएशन, ये ध्यान रखिएगा, फॉर मिनिमम डेविएशन I बराबर ही होता है E के। तो इसलिए मिनिमम डेविएशन का कंडीशन दे रखा है। तो अगर जब मिनिमम डेविएशन की बात आएगी तो ये 53 डिग्री है, तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 53 डिग्री मतलब 37 डिग्री आंसर। 36 में लाइमन सीरीज और बामर सीरीज क्या है ये बना लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब बना लेंगे आप लोग। रीडबर्ग फार्मूला पे सिंपल, जो करते रहते हैं आप फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। 37, बाई कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का है, अगर फोकल लेंथ f इन एयर है, व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इट फोकल लेंथ इंक्रीजेज। हाँ, इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो अब वो उतना कॉन्वेक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि एयर में जब था तो अंदर का म्यू था और बाहर का 1 था, ठीक है। और आप कह रहे थे 1 बराबर 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए बेसिकली ये म्यू जो था ना, ये म्यू ऑफ लेंस है, ठीक है, लेंस है, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम है। तो मीडियम का नीचे 1 था, इसलिए म्यू बाई 1 को आपने सिर्फ म्यू लिख दिया। लेकिन अब नीचे में अगर कोई मीडियम आ गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा मतलब ये डिवाइड होगा,
तो ये पहले जितना ज़्यादा था उससे अब ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा तो f बढ़ जाएगा, f बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे सोचना है, ठीक। तो फोकल लेंथ इंक्रीजेज व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। हाँ, यही तो कारण है, यही तो कारण है कि ये जो दोनों का रिलेटिव वाला मामला था वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक, ये कारण है। 38 दो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। क्रिटिकल एंगल दे दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो वो साइन c बराबर 1/μ क्रिटिकल एंगल का ये मामला है, ठीक। और वो दे दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, हर 37, ठीक है, लगा दीजिए, ठीक। साइन 37, मैं डिग्री सेल्सियस बोल दिया क्या, डिग्री बराबर 1/μ, ठीक है ना, इसलिए μ बराबर 1/sin 37। साइन 37 फेमस है, ठीक है, ये फेमस ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। 37 तो इधर 53, 37 के सामने 3 तो 53 के सामने 4, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो साइन 37 मतलब 3/5, तो 1/3/5 बराबर 5/3, ये 5 ऊपर जाएगा ना, ठीक। म्यू का वैल्यू निकल गया। जैसे ही ये निकल गया तो अगला कॉन्सेप्ट जो कह रहा है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर होगा ईच अदर का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जोड़ दिया किससे, ब्रूस्टर्स लॉ से ले जाके, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। और ब्रूस्टर्स लॉ किस लिए होता है, तो पोलराइजेशन करने के लिए होता है, और वो कहता है कि म्यू बराबर tan I होगा, tan I होगा, ठीक है ना। म्यू हमको पता है, अब I पूछ रहा है, तो I बराबर tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू कितना आया है, 5/3 आंसर। दो कॉन्सेप्ट को एक जगह मिला के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में मैग्नेटिक फील्ड जो है स्क्वायर कॉइल के सामने से ये खुद मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये खुद वैरी कर रहा है, बराबर B0 साइन ओमेगा टी है। इसका साइड A है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा, स्क्वायर है, लूप है तो ये A² हो जाएगा। चार्ज कह रहा है कितना होगा, तो आज ही बताए हैं कि चार्ज जो पास करेगा ये फ्लक्स में जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो चलिए चेंज इन फ्लक्स निकाला जाए अलग अलग टाइम पे। t बराबर एक बार 0 है, एक बार t बराबर 2π/ω है, तो φ2 माइनस φ1/r। अब अलग से φ2 निकाला जाए तो आप कहेंगे बी ए, φ1 भी बी ए होगा, लेकिन उस समय का b, तो उस समय का b क्या है, तो φ2 का देखिए तो t बराबर 2π/ω है, तो इधर हो जाएगा B0, एरिया कितना आया है A², ठीक है, B0 साइन ओमेगा तो ओमेगा है, टाइम दे रहा है 2π/ω, ओमेगा से ओमेगा काट दीजिए, B0 A² साइन 2π, साइन 360 के क्या होता है, 0 0, साइन 0 भी 0, साइन 360 भी 0, साइन 720 भी 0, सब 0, तो φ2 हो गया 0। चलिए इसी तरह से φ1 निकाल लीजिए, फिर वहाँ वाला BA कीजिए। चलिए तो B0 A² साइन ओमेगा, t कितना दे रहा है, 0, ठीक, तो 0, अरे तो साइन 0 0 ये भी हो गया 0। अब देखिए φ2 भी 0 आ रहा है, φ1 भी 0 आ रहा है, तो φ2 माइनस φ1 भी 0 आएगा, इसलिए चार्ज पास्ट 0 हो जाएगा, लड्डू। लेकिन कुछ और इसका बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कुछ और बातें भी पूछी जा सकती थी, ऐसा टाइम जिसमें कुछ चार्ज आता। क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा
ड्यू टू अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। जी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप जानते हैं पहला कुछ इस तरह से मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये जो पहला मिलता है ये, इसके लिए क्या रिश्ता आता है? तो साइन थीटा बराबर लेमडा बाई स्लिट का साइज ए, ठीक है ना। तो वेवलेंथ दे दिया है और स्लिट का चौड़ाई पूछा जा रहा है, थीटा भी दे दिया। 30 डिग्री डालिए जल्दी, फटाफट लेमडा डाल दिए, ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा डिफ्रैक्शन में ये वाला रिश्ता आएगा और आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं YDAC में, तो उसमें थीटा बराबर लेमडा बाई डी लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लेमडा बाई ए, वहाँ डी दोनों स्लिट के बीच की दूरी है और यहाँ ए चूंकि एक ही अपर्चर है, सिंगल स्लिट है, तो उसका चौड़ाई है, मतलब उसका डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44, 2 मोल है ऑक्सीजन का, 30 से 50 तक ले गए कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट गिवन जा। ये तो सिंपल ही हो गया फिर। तो आप जानते हैं क्यू कितना देंगे, तो एन कांस्टेंट प्रेशर पे है तो CP dt, एन है 2, CP कितना होता है डायटोमिक का, ठीक। तो याद आप रखते हैं तो अच्छी बात है, वरना C भी इंटरनल एनर्जी वाला याद रखे, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ, ठीक है ना, हाफ R, ये मोलर वाला मामला आ गया। तो मोनो एटॉमिक है तो 3/2R, डायटोमिक है तो 5/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा। ये CV की मैं बात कर रहा हूँ, और CP जो होता है ये CV + R होता है, तो एक एक जोड़ते जाएंगे सब में, ठीक। तो ये देखिए डायटोमिक है, 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 आ जाएगा। R डेल्टा T देखिए 20, 30 से 50 गया तो 20 हो गया, 2 से 2 काटिए, 7, R का वैल्यू 2 कैलोरी में 2 ही आता है, ये हो गया 20, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 280 कैलोरी। हीट सप्लाइड है 280 कैलोरी। यहीं पे बताते चले कि ये 7/2 जो आया है CP, इसका सीधा मतलब है कि अगर आप 7 देंगे तो 2 इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। हाँ, क्या बोला मैंने? हाँ, 7 देंगे तो 2 इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, तो बाकी कहाँ चला जाएगा? वर्क डन में चला जाएगा। इस तरह की कुछ बातें, तो कभी कभी वर्क डन ये सब चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं। एनीवेज, ये सिंपल था कि कांस्टेंट प्रेशर पे तो CP यूज कीजिए, NCP dt हीट सप्लाइड। ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ओके, हाँ 45 मैंने नहीं लिया होगा क्योंकि वो बच्चों वाली बात है। पॉइंट चार्जेज है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच डिफरेंस निकालना था। एनीवेज, क्वेश्चन आपके पास होगा वो, ठीक। तो रुकते हैं, तैयारी जोरदार तरीके से चालू रखिए, हार नहीं मानना है। अप्रैल का महीना ऐसे ही बीतेगा और ये आपको हर दिन आपका स्कोर बढ़ाता चला जाएगा 4 मई तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।